हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास सागर का पहला पार्ट शुरू किया था, जिसमें व्याकरणिक विषय थे अनुस्वार, अनुनासिक, र के रूप, नुक्ता और अपठित काव्यांश। तो हमने अनुस्वार में क्या सीखा कि अनुस्वार का प्रयोग हम कब करते हैं, और अनुस्वार का चिन्ह लगाते समय या अनुस्वार के शब्दों को बोलते समय जो है आवाज़ हमारी नाक से आती है, और अनुनासिक शब्दों को बोलते समय आवाज़ हमारी नाक एवं मुंह दोनों से आती है। और र के विभिन्न रूपों का हमने प्रयोग किया था, और नुक्ता लगाकर किस तरह से शब्दों का उच्चारण बदल जाता है ये हमने जाना था। साथ ही साथ अपठित काव्यांश हमने किया था, जिसमें प्रश्नों के उत्तरों को हमने जाना था। तो यहाँ तक का काम आपको दिया था। साथ ही अपठित पर्यायवाची शब्द भी मैंने कहे थे आप करेंगे, ठीक है, वो थे। और साथ ही साथ हमने विलोम शब्द भी किए थे, और हमने ये जो है शब्दों को हमने मानक रूप में लिखने का भी प्रयास किया था, मानक में भी और पुराने रूप में भी, है ना, जैसे भी ये था प्रश्न 10। चलिए प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। तो कनक तीलियों से टकराकर में, कनक का अर्थ है सोना। मतलब कनक का मतलब क्या होता है? सोना। ये सोने वाला सोना नहीं, नींद नहीं, ये स्वर्ण को कह रहे हैं, सोना, सोने के गहने जिससे बनते हैं। किंतु कनक का एक अर्थ अनाज और गेहूं भी है ना। तो हम किस कनक की बात करें, कैसे पता चलेगा, है ना। तो जब हम इसको वाक्यों में प्रयोग करके बताएंगे तो हमें उसका अर्थ स्वयं पता चल जाएगा। तो निम्नलिखित शब्दों में एक से अधिक अर्थ हैं और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अच्छा, पहले ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कनक का अर्थ पढ़ा, एक अर्थ है सोना, ठीक है, धातु वाला सोना, ये स्वर्ण। और एक कनक का अर्थ है गेहूं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हार लिखा हुआ है। हार एक शब्द है, इसका एक मतलब बनता है माला, और दूसरा मतलब है इसका हार जाना यानी हारना। तो इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि इन शब्दों को कहते क्या हैं, जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं, कई अर्थ होते हैं, उसको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो ये कौन से शब्द हैं? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अनेकार्थी शब्द हैं, जिसके अनेक अर्थ होते हैं, उसको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अब इसका वाक्यों में प्रयोग इस तरह से करेंगे कि हमें इसका सही अर्थ जो है वो पता चल जाए। जैसे हार, ठीक है, तो एक माला। तो हमने माला नहीं लिखना है यहाँ जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे, हमने वाक्य का प्रयोग हार से ही करना है, और दोनों हार का हमने डिफरेंस बताना है। देखो, जैसे यहाँ, चलो मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ कि आज, ठीक है, जैसे जो भी आप लिखेंगे कि भारत से पाकिस्तान हार गया, ठीक है, क्रिकेट के खेल में आज भारत से पाकिस्तान जो है हार गया। तो बन गया ना हार का एक, हारना का बन गया, सॉरी। और आज मैंने भगवान के लिए फूलों का हार बनाया, तो दोनों का मतलब पता चल गया। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि एक माला है, एक हारना, बनाना आपने हार से ही है दोनों। कि आज मैंने भगवान के लिए फूलों का हार बनाया, आज क्रिकेट के खेल में पाकिस्तान हार गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों वाक्यों से हमें पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। अगला देखिए, उत्तर लिखा है, एक का मतलब है दिशा और दूसरे का मतलब है जवाब। ऐसे ही अंक, अंक का मतलब है गोद और एक संख्या, है ना। तो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं कोई भी वाक्य, ये तो मैंने ऐसे उदाहरण दिया आपको। तो यहाँ भी उत्तर से ही आप दो वाक्य बनाएंगे, जिसमें जो ये वाक्य बनाओगे ऊपर, उसका मतलब ये हो कि दिशा की, मुझे मेरा घर उत्तर दिशा की ओर है, तो बना सकते हैं, है ना।
मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो हमने उत्तर से बनाना, हमने जवाब नहीं लिखना है, दिशा एक दिशा ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अंक, ठीक है। गोद, तो बच्चा माँ की गोद में जाकर चुप हो गया, ठीक है। और मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए। आप अन्य कोई और वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद भी लिखिए, ठीक है। क्रियापद तो हम छांट ही लेंगे, साथ में हमने भेद बताना है, क्रिया के भेद कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो देखिए पहले भी हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था। पहले हम इसकी पहचान करें कैसे कि ये सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें देखिए जिस क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा रहती है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मतलब जिसमें कर्म होता है, हम ये भी कह सकते हैं जिसमें कर्म है वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया। फिर भी हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए जैसे एक उदाहरण लेती हूँ मैं, जैसे मोहन तैर रहा है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी क्रिया? हम क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, और अगर उस क्या लगाकर सवाल करेंगे और उसका उत्तर मिल गया, हमने क्रिया से पहले क्या लगाया और उस क्या का उत्तर मिल गया, तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। अब मैंने कहा मोहन तैर रहा है, अब चलिए हम लगा कर देखते हैं, मोहन क्या तैर रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। ये मैंने उदाहरण दिया है, अकर्मक। और सकर्मक में जैसे नेहा किताब पढ़ रही है, तो नेहा किताब पढ़ रही है, इसमें अब क्या लगा लेते हैं, ठीक है। हम क्रिया से पहले क्या लगा लेते हैं, नेहा क्या पढ़ रही है, तो उत्तर मिल गया किताब। नेहा क्या पढ़ रही है, किताब, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये सकर्मक क्रिया होगी क्योंकि इसका उत्तर हमें मिल गया। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर पहला है धोबी ने कपड़े धोए। धोए तो क्रिया है ही है। क्रिया तो क्या होता है, जिन भी शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो धोबी ने कपड़े धोए, तो धोए लिखा, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। तो धोबी ने क्या धोए, देखो हमने क्रिया से पहले क्या लगा लिया, तो हमें उत्तर मिल गया कपड़े। अब चलिए यहाँ पर घोड़े दौड़ रहे हैं, अब हम लगा लेते हैं क्रिया से पहले, अब क्रिया क्या है, दौड़ ही तो है। घोड़े क्या रहे हैं, है ना, तो कोई उत्तर नहीं, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर दौड़ होगा, लेकिन यहाँ भेद आ जाएगा अकर्मक। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, ठीक है। मैंने एक अच्छी क्या पढ़ी, कहानी, तो हमें उत्तर मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे पढ़ी, ठीक है। और ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। पंडित जी ने क्या बांटे, तो उत्तर मिल गया ना, फूल और प्रसाद। इसलिए यहाँ क्या होगा, सकर्मक क्रिया, और क्रियापद क्या है, बांटे। अचानक आंधी आई, ठीक है। अचानक आंधी आई, तो ये कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पे क्रियापद क्या होगा, आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक या अकर्मक? अब इसको स्वयं सोचेंगे, एक ही दे रही हूँ आपको। मैंने कहा ना क्या लगा कर देखना है, किससे पहले, क्रिया से पहले। तो अगर उत्तर मिला सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक, ठीक है। चलिए आओ लिखें। कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है, जिसके आदर्शों व सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उसके जैसा बनना
चाहता है। दिए गए संकेतों के आधार पर आदर्श या प्रेरक व्यक्ति पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। हमें यहाँ पर संकेत बिंदु दे दिए गए हैं कि ये जब आप अनुच्छेद लिखें तो आपने किस तरह से लिखना है। जैसे प्रस्तावना, आदर्श व्यक्ति का नाम, आचरण व व्यवहार, उपलब्धियाँ और उपसंहार। तो आपने इस यहाँ पर जो लिखना शुरू, देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तावना लिखा और आगे यानी भूमिका ही होती है ये। आदर्श व्यक्ति का नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं तो आप सीधा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, सीधा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण बता रही हूँ, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। और हर किसी के जीवन में हर कोई किसी न किसी से प्रभावित ज़रूर होता है, अपना आदर्श जो है वो ज़रूर मानता है। मेरा भी लक्ष्य है और मेरे आदर्श व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो भी आप लिखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही लिख लें, जो भी है अपनी इच्छा अनुसार, स्वामी विवेकानंद भी लिख सकते हैं, दयानंद लिख सकते हैं, और कोई आपके आदर्श हैं आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, है ना। तो आचरण व व्यवहार तो कैसा था, बेचारे गरीब होते हुए भी उनके उच्च विचार थे, है ना। और परिश्रम करने का उनकी आदत जो वो आप अपनाना चाहेंगे, तो ये सब आप बातें लिख सकते हैं। और उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां जो हैं वो पाई, और आप अब उनसे सीख लेकर आप कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अंत में उपसंहार कि बिल्कुल हमें हमारा कोई ना कोई जो है वो लक्ष्य होता है, और हमारा आदर्श भी होता है। और आदर्श हम ऐसे व्यक्ति को माने जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकें। तो इस तरह से आप ये 80 से 100 शब्दों में, अपने शब्दों में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है। और इसी के साथ ये जो है हमारा भाषा अभ्यास का जो पहला अभ्यास था वो हमारा समाप्त होता है। और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।